बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्दाए रब्बे जलील के बाबरकत नाम से दुरूद पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। रशमत अली एम.फिल फ़िज़िक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फ़िज़िक्स, गवर्नमेंट ख्वाजा फरीद पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज रेनियर। हम फ़िज़िक्स जोन की तरफ से एफ.एस.सी. फ़िज़िक्स सेकेंड ईयर इंटर पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 21 और लेक्चर नंबर है 2। आज के आर्टिकल का नाम है रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी हमने पहले दो हिस्सों में स्प्लिट किया। बेसिकली मिक्सचर है दो लफ्ज़ों का, एक है रेडिएशन, दूसरी एक्टिविटी। अगर हम एक्टिविटी कहें तो ये एक प्रोसेस का नाम है, ये एक अमल का नाम है कि वो अमल कोई भी हो सकता है, एक्शन का नाम है। रेडिएशन एक्टिविटी का मतलब ये है कि एमिशन ऑफ रेडिएशन, ऐसा प्रोसेस जिसमें रेडिएशन एमिट हो रही है। तो अब ये दो तरह की हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल। नेचुरल जो है वो कुदरती तौर पर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली, जिसमें इंसानी अमल दखल शामिल ना हो, उसको हम कहते हैं नेचुरल। तो लिहाजा स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशंस फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट्स विद जी एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82। तो जिन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा है वो खुद ब खुद रेडिएशन खारिज करते हैं। तो इस रेडियो एक्टिविटी को हम कहेंगे नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। तो 82 पे पीरियोडिक टेबल अगर हम देखें, उसमें एलिमेंट है लेड, पीबी, प्लम्बस, और उसके बाद है बिस्मथ 83 और सो ऑन। पीरियोडिक टेबल में जितने भी फर्दर एलिमेंट्स आएंगे तो वो सारे के सारे रेडिएशन इमिट करते हैं। तो लिहाजा ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा हो उनको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो उनके एग्जाम्पल है जिस तरह की यूरेनियम 235 92, थोरियम 234 90, रेडियम 226 88 और इस तरह रेडान 222 86। इस तरह के और बहुत सारी एग्जाम्पल से नेचुरल रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। आर्टिफिशियल का मतलब है मसनूई, जो इंसान ने तैयार की हो, इंसान ने बनाई हो। होता ही है कि कुछ एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव नहीं होते, वो स्टेबल होते हैं। तो स्टेबल एलिमेंट पे अगर कोई लाइटर पार्टिकल या कोई एलिमेंट उस पर बम्बार्ड करें, वो न्यूक्लियर में एंटर होते हैं, तो उनकी स्टेट, न्यूक्लियर स्टेट जो है उस फॉर्म में आ जाती है एक्साइटेड स्टेट में, जिससे वो रेडिएशन इमिट करते हैं। द एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट्स व्हेन सम लाइटर एलिमेंट इज बम्बार्डेड टू एन एलिमेंट इज नोन एज आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इस एक्टिविटी के जरिए, आर्टिफिशियल के जरिए Z82 से कम भी वो रेडिएशन इमिट करते हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं डिस्कवरी। तो डिस्कवरी क्या है, किसने इसको रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया? तो सबसे पहले नाम आता है हेनरी बैकरेल। ये 1896, जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है, तो ये MCQs में आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसने कैसे मालूम किया? तो बेसिकली कुछ ओर्स थे, यूरेनियम माइंड से वहाँ पे यूरेनियम खोदा जा रहा था, निकाला जा रहा था। तो और यूरेनियम और ली और उनको फोटोग्राफिक प्लेट के अंदर रैप कर दिया। फोटोग्राफिक प्लेट क्या चीज़ है? ऐसी सेंसिटिव शीट है जिस पे अगर रेडिएशन पड़े तो उसको डैमेज करती हैं। तो वो एरिया जहाँ पे रेडिएशन पड़ेगी उसको डैमेज हो जाएगी। तो इसने क्या किया कि ही फाउंड एन ओर कंटेनिंग यूरेनियम एलिमेंट एमिट्स रेडिएशन व्हिच इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, जो उसको डैमेज करती हैं। इसके बाद मारी क्यूरी और पेरी क्यूरी, ये दोनों एक ही फैमिली मेम्बर है। मारी बीबी का नाम है, पेरी जो ना उसके, ये कहा जाता है कि उसका हस्बैंड डिस्कवर्ड 2 न्यू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, एक है प्लोनियम और दूसरा है रेडियम। इसके बाद तो एक लंबी लाइन है जिससे हम जैसे बता रहे हैं कि जिनका जी एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा है वो सारे एलिमेंट डिस्कवर हुए। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी टाइप्स कितनी रेडिएशन की। सिंपली उनके नाम 3 है, 3 किस्म की रेडिएशंस नाम दी गई जिसने डिस्कवर की। और जैसे वो बता रहे हैं हेनरी बैकरेल ने यूरेनियम से रेडिएशन ऑब्जर्व की। उसके बाद नेमिंग जो दी गई वो रदरफोर्ड से, एक नाम दिया गया अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गैमा। इसका एनालिसिस कैसे पता चला कौन सी रेडिएशन किस बुनियाद पर उसको नाम रखा गया? तो बेसिकली इसके लिए एर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट अरेंज किया। उस एक्सपेरिमेंट के मुताबिक क्या है कि एक उसने लेड ब्लॉक लिया, लेड एलिमेंट जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है और इस ज़्यादा डेंसिटी की वजह से रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके अंदर एक होल ड्रिल किया गया और इस ब्लॉक को एक चैम्बर के अंदर रखा गया जिसके अंदर से एयर निकालेगी, वो वैक्यूम प्रोड्यूस कर लिया गया। और इसके आगे रखा गया एक फोटोग्राफिक प्लेट। तो जैसे फोटोग्राफिक प्लेट रखी गई तो पता चला कि रेडिएशन तो नज़र ना आई,
इनविजिबल है हमारे नेक्ड आई के लिए। तो उसके सेंट्रल पोर्शन पे वो स्पॉट्स प्रोड्यूस हुए और इस स्पॉट्स का मतलब था ये रेडिएशन यहाँ पड़ रही है। फिर ऐसा किया कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अरेंज की गई, एक तरफ पॉजिटिव प्लेट दूसरी तरफ नेगेटिव प्लेट, और ऐसा देखा गया कि राइट साइड पे नेगेटिव प्लेट की तरफ एक स्पॉट प्रोड्यूस होता है, वो सेंटर के बहुत करीब है, और दूसरा स्पॉट जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ एक प्रोड्यूस होता है जो सेंटर से काफ़ी दूर है। तो उसने रैंडमली नाम रख दिया, राइट साइड पे अल्फा और इधर से बीटा और इसको सेंटर पे गैमा, ये इसके दो नाम हुए। तो लिहाजा हम देखते हैं अल्फा पार्टिकल क्या है। द पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर नोन एज अल्फा पार्टिकल। और इस तरह अल्फा पार्टिकल आर सिंपली न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस, यानी हीलियम न्यूक्लियस है, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, विद मास इक्वल टू मास ऑफ हीलियम एंड चार्ज इक्वल टू +2e। ई मीन्स इलेक्ट्रॉन का चार्ज। हम जानते हैं कि हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जब हम इसमें से इलेक्ट्रॉन को हटा देते हैं तो बाकी जो बचता है वो सिर्फ हीलियम न्यूक्लियस, जिसमें 2 प्रोटॉन होंगे और 2 न्यूट्रॉन होंगे, और इस पर पॉजिटिव चार्ज ट्वाइस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चार्ज के ट्वाइस होगा। यानी बेसिकली अल्फा पार्टिकल की मुशाबत थी हीलियम न्यूक्लियस के बराबर, तो मास और चार्ज के हवाले से उसके इक्विवेलेंट थे। अच्छा, देयर वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल, इनकी वेलोसिटी ऑब्जर्व की गई, वो पता चला कि इनकी वेलोसिटी बहुत कम है। बहुत कम से मुराद लाइट की स्पीड से भी बहुत कम, बहुत कम। तो अब दूसरा बीटा पार्टिकल, द पार्टिकल रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर नोन एज, उसको नाम दिया गया बीटा पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल्स का मास जो है वो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर था या पॉजिट्रॉन के मास के बराबर था। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों एक दूसरे के एंटी पार्टिकल हैं और इनका चार्ज प्लस माइनस, और ये हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और पॉजिट्रॉन का पॉजिटिव है। तो लिहाजा दूसरे लफ्ज़ों में हम सिंपली कह सकते हैं कि बीटा पार्टिकल नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन है कहाँ से? न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस से चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, वहाँ पे कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो तो बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं, ये क्यों आया ये इसको हम फर्दर देख सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी जो इसकी है, ये इनकी वेलोसिटी अल्फा पार्टिकल की निस्बत ज़्यादा होती है। उसकी वजह यह है कि एक तो इनका चार्ज कम है, दूसरा इसका मास बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन से इस अल्फा पार्टिकल से बहुत कम मास है, तो इसलिए इनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तीसरा पार्टिकल जो गैमा पार्टिकल है, जिसको नाम दिया गया पार्टिकल्स विच आर नॉट डिफ्लेक्टेड टू पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर नेम्ड एज गैमा पार्टिकल। जो सेंट्रल में जा रहे हैं उस पर कोई डिफ्लेक्ट नहीं, और क्यों नहीं डिफ्लेक्ट हो रहे? बिकॉज उन पर कोई चार्ज नहीं है, और एक्सपेरिमेंट से पता चला उनका रेस्ट मास भी 0 है, कोई रेस्ट मास नहीं है, जबकि अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल का रेस्ट मास है। गैमा पार्टिकल को एक और तरह से भी हम कहते हैं कि एक्सरेज जैसी हैं, क्योंकि एक्सरेज और गैमा में एक डिफरेंस है कि गैमा रेज है न्यूक्लियर रेडिएशंस और एक्स रेज है एटॉमिक रेडिएशंस। एक्स रेज आती हैं इलेक्ट्रॉन के हायर ऑर्बिट से इनर शेल में ट्रांजिशन से, जबकि गैमा रेज आती हैं न्यूक्लियस से। तो इसलिए ये उनमें डिफरेंस, वैसे उनकी प्रॉपर्टीज एक्स रेज जैसी, क्योंकि एक्स रेज का कोई मास नहीं है, रेस्ट मास 0 है, उसका चार्ज नहीं है, ऐसे गैमा रेज का भी कोई रेस्ट मास नहीं है, चार्ज नहीं है। हाँ, एक डिफरेंस और भी है, वो डिफरेंस ये है कि गैमा रेज हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स है, एक्स रेज लो एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं। हम आगे चलते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है, बात का आती है, ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन लफ्जी मतलब ट्रांसम्यूटेशन, ट्रांसफर से बना, ट्रांस और म्यूटेशन चेंजेस। जब कोई एलिमेंट रेडिएशन एमिट कर रहा है तो उस न्यूक्लियस में, उस एलिमेंट में क्या चेंज आती है? यकीनन जब अल्फा निकलेगा, हम कह रहे हैं कि वो हीलियम न्यूक्लियस के इक्विवेलेंट है, तो यकीनन समझ लें हीलियम जितना चेंज आ जाएगी, यानी उसका 2 प्रोटॉन निकल गए, 2 न्यूट्रॉन निकल गए, तो न्यूक्लियस पे चेंज आएगी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ड्यू टू रेडियो एक्टिविटी, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में मुंतकिल होना, उसको हम कहते हैं ट्रांसम्यूटेशन। क्योंकि न्यूक्लियस से हो रहा है तो इसलिए इसको न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन कहेंगे। तो लिहाजा न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन क्या है? कन्वर्शन ऑफ न्यूक्लियस into an other nucleus with emission of radiation is called nuclear transmutation. Nucleus that emits radiation, उनको हम कहते हैं पेरेंट्स एलिमेंट, पेरेंट न्यूक्लियाई। जो रेडिएशन एमिट करता है तो उसको हम पेरेंट न्यूक्लियाई कहते हैं।
और जो रेडिएशन इमिट हो रही है वो तो रेडिएशन का नाम देंगे, और जिसमें से रेडिएशन इमिट होने के बाद जो न्यूक्लियर नहीं बनती है, यानी पहले अगर सपोज कर लें यूरेनियम है, तो यूरेनियम में से रेडिएशन इमिट होती है तो किसी और एलिमेंट में मुंतकिल हो जाता है, तो फिर वो एलिमेंट जो जिसमें मुंतकिल हो गया वो कहलाएगा डॉटर न्यूक्लियर, सन न्यूक्लियर नहीं डॉटर न्यूक्लियर। तो रेडिएशन हम देखते हैं द एलिमेंट फॉर्म्ड आफ्टर द इमिशन ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड डॉटर एलिमेंट। तो ड्यूरिंग न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑल लॉज ऑफ कंजर्वेशन आर ओबेड। कंजर्वेशन लॉज कौन से? 4 कंजर्वेशन लॉज हैं फिजिक्स के, जिनको हम फंडामेंटल लॉज कहते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जब इमिशन हो रही है चारों लॉज ओबे होते हैं। यानी अगर हम कह लें कि इमिशन से पहले जो उसका मास है, एनर्जी है, चार्ज है, मोमेंटम, इमिशन के बाद में भी वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। तो इन लॉ के तहत हम देखते हैं जो भी रिएक्शन होगा इसको हम न्यूक्लियर रिएक्शन भी कहते हैं। रिएक्शन हमें इससे पहले हम जानते हैं कि केमिस्ट्री में हमने पढ़ी हुई है, तो एक फिजिकल रिएक्शन होता है, एक केमिकल रिएक्शन होता है। फिजिकल में फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, केमिकल में इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट ऑर्बिट में ये वो है एटॉमिक लेवल पे। तो यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन न्यूक्लियस लेवल पे जो उसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो लिहाजा इसमें से हम देख लें इमिशन ऑफ मुख्तलिफ पार्टिकल जो इमिट हो रहे हैं वो कैसे इमिट हो रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं अल्फा पार्टिकल की इमिशन। तो ये न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन में एक पुराने पेपर से अगर हम देखें उसमें एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ। तो जब अल्फा पार्टिकल इमिट होता है हम जानते हैं कि हीलियम न्यूक्लियस है, आउट ऑफ एनी न्यूक्लियस इट्स मास नंबर ए डिक्रीजेस बाय 4, क्योंकि उसका मास नंबर 4 है, एंड चार्ज नंबर डिक्रीजेस बाय 2। ये एक जनरल एलिमेंट है जिसको हमने कहा पेरेंट एलिमेंट ए और जी, ए मास नंबर, जी एटॉमिक नंबर। तो जब ये इसमें रेडिएशन अल्फा पार्टिकल जो कि हीलियम न्यूक्लियस है ये इमिट होती है रेडिएशन, तो इसका मास नंबर ए जो ना 4 से डिक्रीज होगा और जी जो -2 से डिक्रीज होगा। एलिमेंट की नेचर डिपेंड कर रही है जी पर, जी है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर। इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो या ज़्यादा हो जाए उसका न्यूक्लियस नहीं बदलता। इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए जाए तो आयन बन जाएगा, वो बन जाएगा नेगेटिव आयन। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए किसी एटम में तो इलेक्ट्रॉन इजाफी हो जाएंगे तो वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा, तो वो नेगेटिव आयन बन जाएगा। लेकिन इधर से अगर न्यूक्लियस में से प्रोटॉन चेंज हो रहे हैं फिर न्यूक्लियस ही बदल जाएगी, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन की रिमूवल एडिशन से न्यूक्लियस पे कोई एलिमेंट पे कोई नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता अगर प्रोटॉन की रिमूवल या एडिशन हो जाए तो फिर उसकी न्यूक्लियस बदल जाएगी, यानी पहले जो एलिमेंट है इधर एलिमेंट ही बदल जाएगा। तो लिहाजा हमने ये एक जनरल रिएक्शन है अल्फा पार्टिकल की इमिशन। एग्जांपल है रेडियम 226 और 88, इसमें से अल्फा पार्टिकल निकलता है हीलियम। तो अगर हम इस 226 में से 4 माइनस कर दें बाकी बनता है 222, और इसी तरह जी 88 में से 2 माइनस कर दें बाकी 86 बनता है। अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो इस मास नंबर पे, इस चार्ज नंबर पे जो एलिमेंट मौजूद है वो है रेडान। रेडान गैस है, तो ये क्लोरीन फैमिली 7वें ग्रुप की जो फैमिली उसमें मौजूद है, तो इसमें ये एलिमेंट बनता है। तो नया एलिमेंट बन गया, पहले एलिमेंट था रेडियम और ये बन गई रेडान गैस। गैस रेडिएशन अब भी इसमें से इमिट हो रही है। नंबर 2 पे आता है इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल्स। तो जब बीटा पार्टिकल पे हम जानते हैं कि उसका चार्ज कितना +-2, यानी बीटा भी 2 किस्म के हैं, एक बीटा पॉजिटिव दूसरा बीटा नेगेटिव। तो बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के बाहर, जबकि बीटा पार्टिकल है न्यूक्लियस के अंदर, दोनों में फर्क ये है। तो व्हेन बीटा पार्टिकल इज इमिटेड आउट ऑफ एनी न्यूक्लियस इट्स मास नंबर ए डज नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होगा। तो किस में चेंज आएगी? वेयर इज द चार्ज नंबर जी चेंजेस बाय 1 से मुराद यहाँ पे मैं लिख लूँ अगर +-1 वो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि या तो 1 इजाफा हो जाएगा या 1 का कमी हो जाएगी। तो ये जनरल रिएक्शन, अगर सपोज कर लें ये कोई जनरल एलिमेंट है जिसको हम पेरेंट एलिमेंट कह रहे हैं, तो बताया इसमें ए में तब्दीली नहीं आएगी, तो जी या तो बढ़ जाएगा या जी फिर कम हो जाएगा। अब बढ़ेगा तो इधर बीटा हो जाएगा और इधर माइनस इलेक्ट्रॉन, ये बीटा पार्टिकल जिसका चार्ज उसके इक्विवेलेंट है, इसका मास 0 के करीब तर है, इधर मास और इधर चार्ज। अब अगर सपोज करें सिंपल यहाँ पे एक लॉ की मैं झलक बताता हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। चार्ज जितना पहले था न्यूक्लियस के बाद, रिएक्शन के बाद उतना ही चार्ज होना चाहिए। अगर ये दोनों ऐड करें तो दोबारा जी बन जाता है, जितना मास पहले था उतना मास बाद में होना चाहिए।
तो ये अगर हम शामिल करते हैं तो दोबारा ए बन जाता है। सेम रिएक्शन इधर भी है, पहले ए है तो इधर a-4 और 4 उसमें से अगर ऐड करेंगे तो ये दोबारा ए बन जाएगा। इधर z-2 इधर 2 ऐड करेंगे तो दोबारा z बन जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इसमें एप्लीकेबल है, इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एप्लीकेबल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एप्लीकेबल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल है। तो ये आपके पास असल में ऐसा क्यों हुआ, देखिए इधर से हमने देखा कि प्रोटॉन की तादाद दो कम होगी, तो ये कम होने की बजाय तो ये उल्टा कम बढ़ गई। बढ़नी तो नहीं चाहिए, चीज़ रिमूव हो रही है, इस पर चेंज नहीं है, इधर से बढ़ गई। इसकी क्या वजह है? ये बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन कि प्रोटॉन की तादाद जी की वैल्यू कम होने की बजाय बढ़ क्यों गई, जबकि बीटा पार्टिकल इमिट भी हो रहा है। तो होता यह है कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद एक न्यूट्रॉन जिसका मास नंबर 1 और चार्ज 0 होता है, वो कन्वर्ट होता है एक प्रोटॉन में जिसका मास नंबर प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रॉन का तकरीबन बराबर होते हैं और उसका चार्ज +1 होता है। तो इधर ये एक इलेक्ट्रॉन शो किया हुआ है, बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि ये बीटा पार्टिकल है, बीटा मास 0 और ये चार्ज -1। तो लिहाजा न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है। अब न्यूट्रॉन चूंकि एक बढ़ गया, पहले नहीं था, तो इसमें क्या हुआ कि जी एक बढ़ जाएगा। जी रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोटॉन को, तो एक प्रोटॉन बढ़ गया तो उसको ये बढ़ जाएगा। जबकि हम जो ए लिखते हैं वो होता है बेसिकली न्यूट्रॉन प्लस जी। एक न्यूट्रॉन इसमें बदल गया, इन दोनों का सम वही रहेगा। यानी अब नई जो सिचुएशन है n1 कम हो गया और n प्लस, ये दरमियान में हम प्लस लिख लें, और z जो ना +1 हो गया, तो दोनों को ऐड करोगे दोबारा फिर वो n + z बनेगा। ये माइनस इसके माइनस से कैंसिल, इसलिए a में कोई तब्दीली नहीं आती, अलबत्ता z में तब्दीली आती है। z में क्या होती है? इजाफा होता है। इजाफा क्यों हो गया? कि एक प्रोटॉन बन गया, एक न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में बदल गया। दूसरा हम देखते हैं पॉजिटिव बीटा पार्टिकल के लिए, ये जनरल रिएक्शन है ए जी, तो यहाँ पे ए एज इट इज है, अलबत्ता जी जो है वो कम हो गया। ये तो समझ आती है कि कम क्यों हुआ, और ये पॉजिटिव एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के मुताबिक जितना चार्ज पहले था उतना बाद में होगा, इनको सम अप करोगे तो जितना मैस पहले था उतना मैस बाद में होगा। तो इसमें क्या होता है? इसमें उलट हो गया, एक प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रॉन में, तो उसका चार्ज तो पॉजिटिव है, फिर उस चार्ज को बैलेंस करने के लिए बीटा ने पॉजिटिव इमिट होगा। ये बेसिकली बीटा पॉजिटिव है जिसको हमने इलेक्ट्रॉन शो किया, बीटा पॉजिटिव मास उसका 9 के बराबर, जबकि ये बीटा पॉजिटिव पार्टिकल हो गया। अब दोबारा फिर वही कह रहे हैं कि जब हम इधर से प्रोटॉन बदल रहा है न्यूट्रॉन में तो मास नंबर में कोई तब्दीली नहीं आएगी, अलबत्ता उसके चार्ज नंबर में भी उसके लिहाज से कम हो जाएगा, चार्ज एक कम हो जाएगा, तो उसको हम लिख सकते हैं। तो मसला ये थोरियम है, इसमें बीटा पार्टिकल इमिट हो रहा है, नेगेटिव बीटा पार्टिकल, तो इसका 234 उसका मास नंबर, 90 इसका एटॉमिक नंबर, तो 234 रहा, जबकि इधर जो ना 91 हो गया, -1 से एक इजाफा हो गया। ये इस रिएक्शन के मुताबिक एक एग्जांपल दी है, तो लिहाजा 90 पे थोरियम, और पीरियोडिक टेबल में अगर देखोगे 91 एटॉमिक नंबर पे आ जाएगा प्लाडियम, ये नया एलिमेंट मुंतकिल हो गया। लास्ट है एमिशन ऑफ गैमा पार्टिकल्स। तो जब गैमा पार्टिकल इमिट होती है, क्योंकि गैमा पार्टिकल का हमने जिक्र किया, ना उसका चार्ज है ना उसका मास है, यानी रेस्ट मास 0 है, चार्ज भी उसका कोई नहीं, ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिफ्लेक्ट हो ना वो मैग्नेटिक फील्ड से रिफ्लेक्ट हो, वह है न्यूट्रल किस्म का। तो फिर जब ये गैमा पार्टिकल इमिट होगी, उस न्यूक्लियस पे ना मास पे फर्क आएगा ना उसके चार्ज पे फर्क आएगा, ना एटॉमिक नंबर चेंज होगा ना मास नंबर चेंज होगा। तो फिर इमिशन कहाँ से होती है? बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, तो वहाँ से न्यूक्लियस चली जाती है एक्साइटेड स्टेट में, तो एक्साइटेड स्टेट से जब वापस लौटती है तो फिर वो रेडिएशन इमिट करती है। When gamma radiation is emitted, no change in mass and charge, only the nucleus comes in into an excited state, वो excited state में आ जाएगी, to de-excited state, excited state to de-excited में, ये स्टैटिक लिखा हुआ excited state और ये स्टैटिक खत्म हो गया तो ये दोबारा de-excited state में आ गया, तो यहाँ पे गैमा रेडिएशन इमिट होगी। तो यहाँ पे जितने भी रेडिएशन हैं उसके हवाले से हमने आज का लेक्चर रेडियो एक्टिविटी के हवाले से मुकम्मल कर लिया, और लेक्चर इख्तिताम हुआ चाहता है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।